नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। तो नए साल का आगाज तो काफी मार्केट के लिहाज से अच्छा रहा, लेकिन इस हफ्ते लंबे समय से ठंडे पड़े शेयरों में जान आती हुई दिखी। बड़े बड़े मर्जर, स्टॉक स्प्लिट और यहां तक कि लिस्टिंग से लेकर आने के क्या स्टॉक्स का नजरिया रह सकता है, तमाम आपके पसंदीदा शेयरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ईडा के शेयरों की। यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे की वजह यह है कि FY26 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आप ये समझिए कि शेयरों में एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। ईडा ने बताया कि क्वार्टर जो 3 है उसमें करीब 24,903 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए, जो कि 44% की ग्रोथ साफ तौर पर दिखाते हैं। क्योंकि कंपनी देखिए फाइनेंस से जुड़ी है, पावर फाइनेंस से जुड़ी है, तो लोन बांटने को लेकर यहाँ पर जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। लोन बुक को अगर आप देखें तो सालाना आधार पर 28% ये बढ़कर 87,975 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी। और कंपनी के इस अपडेट के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी आई। हालांकि एसेट क्वालिटी को लेकर जानकारी सामने को नहीं आती हुई दिखी, लेकिन आप ये देखिए पिछले कुछ समय से स्टॉक में साफ तौर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। QIP की भी खबरें हैं यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि जून 2024 में 2000 करोड़ रुपए के कंपनी जो है वो QIP लेकर आई थी, लेकिन निवेशकों का रिस्पॉन्स जो था वो अच्छा नहीं मिला था। इसके अलावा आप ये समझिए कि ईडा के साथ जेनसोल इंजीनियरिंग के जो लोन फ्रॉड का मामला था करीब 977 करोड़ का, वहाँ पर डिफॉल्ट होता हुआ दिखा था। उसके बाद साफ तौर पर दबाव देखने को मिला था। अब ये तेजी जो है वो आगे जारी रहेगी, क्या होगा वो एक बार हम आपको बताते हैं। देखिए PSG कैपिटल के फाउंडर प्रदीप हल्दर का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि अगर 120 रुपये जो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ईडा के शेयर में और नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पर जो तेजी है साफ तौर पे, तो उनका ये कहना है कि अगर 165 रुपये के लेवल को पार करता है तो फिर इसके ऊपर आगे जो स्थिति वो पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, या फिर जो भी उस हिसाब से चार्ट्स होंगे उस हिसाब से बात होगी। यानी कि जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 120 और 165, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में एक 30 रुपये के शेयर जो है वो धमाल मचाता हुआ दिखा। आप ये समझिए इस स्मॉल कैप शेयर का नाम है TCI फाइनेंस। अब पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो अच्छी यहाँ पे तेजी रही, ताबड़तोड़ तेजी रही, लेकिन आखिरी दिन यहाँ पे जो है थोड़ी मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी। NBFC का ये जो शेयर है इसमें अपर सर्किट बैक टू बैक देखने को मिला। TCI फाइनेंस की जो तेजी है 17 दिसंबर से शुरू होती हुई दिखी। पहले 20% का अपर सर्किट लगा, फिर अगले सत्र में आप ये देखिए फिर 20% की छलांग लगाता हुआ दिखा। फिर एक्सचेंजों ने सर्किट लिमिट को घटाया, 10%, 5% करते हुए वो दिखे हैं। इसके बावजूद जो है स्टॉक जो है 10-11 दिनों के कारोबारी हिसाब से आप देखें तो 144% का जो है रिटर्न यहाँ पे निवेशकों को दे चुका है। भाव 29-30 रुपये के आसपास के लेवल पे जाता हुआ दिखा है यहाँ पर। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है कंपनी ने फाइलिंग में जो थी कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी थी। यहाँ पर जनवरी से यहाँ पर जो है ट्रेडिंग विंडो जो है वो बंद रहेगी 1 जनवरी से। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो कि तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित होने के 48 घंटे के बाद ही लागू रहेगी। बाजार जो है जानकारों के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि तेज़ी में बहुत सारे सवाल होंगे कि तेज़ी आई क्यों, तो देखिए स्मॉल कैप शेयरों में इस तरह की जो तेज़ी की जो चाल रहती है वो कोई नई बात नहीं होती। कम लिक्विडिटी और मोमेंटम ट्रेडिंग के चलते कई बार इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें देखने को मिलती है, जबकि ठोस फंडामेंटल्स यहाँ पे कुछ नहीं होते। स्टॉक ऐसे ही भागता रहता है। यहाँ पे पिछले 2 साल में कुल मिलाकर शेयरों ने अगर आप देखें तो 592% तक का उछाल दिखाया है। RBI में रजिस्टर्ड TCI फाइनेंस जो एक NBFC कंपनी है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंसिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की बात करते हैं। 8 महीने में सबसे बेहतरीन हफ्ता इन 2 कंपनियों का रहा है, सरकारी बिजली फाइनेंस कंपनियां REC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में। आप ये देखिए कि पूरे हफ्ते स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, और साथ ही आप ये समझिए कि लगातार ये जो है तीसरे दिन जो है बढ़त देखने को मिल रही है। REC का अगर शेयर की बात करें तो इस हफ्ते करीब 7% से ज़्यादा चढ़ते हुए दिखे, जो कि मार्च 2025 के बाद इसका सबसे बेहतरीन वीकली प्रदर्शन दिखाता है यहाँ पर। और आप ये भी समझिए कि जो शेयर है करीब उस लिहाज से अब तक जो देखें तो 13% चढ़ चुका है। PFC के शेयर की बात करें इस हफ्ते 6% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। मई 2025 के बाद से ये इसका जो बेहतरीन वीकली प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिलता है, और उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज दिखाएं तो 8% की बढ़त यहाँ पर भी दिखती है। दोनों शेयरों में पूरे हफ्ते जो है 2 हफ्तों में लगातार तेजी आई है। अब यहाँ पे आप ये समझिए 2025 में REC के जो शेयर थे वो करीब 30% टूटे थे यहाँ पे, जो कि 2011 के बाद से सबसे बड़ी सालाना गिरावट रही है। वहीं PFC के शेयरों की बात करें तो पिछले साल करीब 20% गिरते हुए दिखे थे। 2015 के बाद की सबसे खराब यहाँ पे स्थिति दिखाता है। तो ये स्थिति जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन लंबे समय बाद जो है स्टॉक में एक वापस रौनक आती हुई दिखी है, और बहुत सारे निवेशकों के चेहरे पे एक राहत की सांस आती हुई दिखी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे एक बार फिर ये जो शेयर है खबरों में बना हुआ है। 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर की बात करते हैं,
ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग में यहाँ पे बताया कि दिसंबर महीने में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़कर 9.3% हो गया है, जो कि नवंबर में 7.2% था। आप सोचिए एक टाइम पे इसका मार्केट शेयर 30-35% के आसपास था, वहाँ से घटते घटते 7.2% आया, वापस बढ़ा है 9.3% पे। वाहन के डाटा के हिसाब से देखें तो दिसंबर में ओला इलेक्ट्रिक ने 9020 यूनिट्स जो है वो रजिस्टर की हैं। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि 2025 के दूसरे हिस्से में वाहन डाटा के आधार पर देखें तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और 12% के लेवल पे पहुंच गया है यहाँ पर। और इसके अलावा आप ये भी समझिए कि यहाँ पे डिमांड में साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्केट जो शेयर जो है साफ तौर पे मजबूती के तौर पे दिखाता है यहाँ पे, जिसके चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली और ये 38-39 के भाव पर भी जाता हुआ दिखा। दूसरी खबर क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दूसरी खबर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कंपनी की जो फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोडस्टार एक्स है, जो कि 9.1 यहाँ पर जो किलोवाट के हिसाब से उसको मंजूरी, सरकार की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इस मोटरसाइकिल को सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत 1989 के तहत जो है सर्टिफिकेशन मिल गया है। ये मंजूरी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी मानेसर के जरिए मिलती हुई दिखी है, जो कि यहाँ पे केंद्र सरकार की एक टेस्टिंग एजेंसी है। इस सर्टिफिकेशन के बाद ओला इलेक्ट्रिक अब रोडस्टर एक्स की जो इसकी हम बात करें वो डिलीवरी शुरू कर सकेगा। आपको बता दें ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जिसे पूरी तरीके से इन हाउस डेवलप किया गया, यानी कि 4680 भारत सेल बैटरी पैक के साथ सर्टिफिकेशन मिला है। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि रोडस्टर एक्स प्लस जो है एक बार चार्ज करने पे 500 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। तो ये दो खबरें थी जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही थी। इस हफ्ते सरकार के फैसलों ने भी शेयर की जो चाल है वो बदलती हुई, बिगड़ती हुई दिखाई। यहाँ पर सरकार और कुछ में जो है अच्छी तेजी देखने को मिली। तो पहले जो तेजी जो सरकार के फैसले से रही उस स्टॉक्स की बात करते हैं। कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर सरकार ने 11% से लेकर 12% के बीच 3 साल की इंपोर्ट टैरिफ लगा दी है। सरकार का मकसद इसके जरिए चीन से होने वाले सस्ते स्टील इंपोर्ट पर रोक लगाना है। ये ड्यूटी आप ये समझिए आमतौर पर सेफ गार्ड ड्यूटी कही जाती है। पहले साल 12% होगी, दूसरे साल 11.5% होगी और तीसरे साल 11% हो जाएगी। भारत ने नॉन अलॉय एंड अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है और इस खबर के बाद टाटा स्टील के शेयरों में 3 से 4%, JSW में 5 से 6%, जिंदल स्टील के शेयरों में 4 से 5%, जिंदल स्टेनलेस शेयरों में भी 3 से 4% और NMDC में भी एक अच्छी रौनक देखने को मिली है। और ये तेजी ऐसे समय में आई है जब ज़्यादातर स्टील शेयर पहले से ही इस साल में एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई? तो देखिए सेफगार्ड ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है, कई बार जो चीन की तरफ से सस्ते और कम क्वालिटी, खराब क्वालिटी वाले या फिर कहीं कम गुणवत्ता वाले जो स्टील के इंपोर्ट होते हैं उस पर जो है रोक लगाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जिससे क्या होता है, सस्ते में क्या होता है, जो अगर माल आएगा तो घरेलू इंडस्ट्री को साफ तौर पर नुकसान पहुंचेगा, इसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में ब्रोकरेज को क्या पसंद आ रहा है यहाँ पे, देखिए HSBC, मॉर्गन स्टैनली और सिटी और UBS की तरफ से यहाँ पर सेफगार्ड ड्यूटी का स्वागत किया गया। उनका कहना है कि 3 साल की सेफगार्ड ड्यूटी से घरेलू स्टील कंपनियों को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है यहाँ पर और उनको जो पसंद आ रहा है, जैसे मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो JSW स्टील और सेल उनको लग रहा है कि बेहतर पोजीशन में आकर खड़े हो गए हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल कैप IT कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की। शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 5 दिनों में शेयर 27% तक चढ़ गए और भाव 430 के पार निकलता हुआ दिखा। हालांकि उसके बाद मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी। शेयरों में आई तेजी जो है, इसके पीछे तूफानी तेजी के पीछे क्या खबर है? खबर है बोनस शेयरों का ऐलान। कंपनी ने शेयरधारकों के लिए फ्री शेयर बांटने को हरी झंडी दे दी है, जिससे निवेशकों में इसके शेयर खरीदने की लूट जो है वो मच गई है। यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसके शेयरधारकों को 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किया जाएगा, यानी उन्हें हर 10 शेयर पर एक बोनस शेयर फ्री दिया जाएगा। कंपनी पिछले साल अगस्त में लिस्टिंग के बाद पहली बार बोनस शेयर इशू करेगी। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जैसी क्लैरिटी होगी तो हम आपके साथ साझा करेंगे। अब कितना फंड खर्च होगा ये भी जान लीजिए। इसके लिए 4.16 करोड़ रुपए का फंड कैपिटलाइजेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से खर्च किया जाएगा। बोनस अलॉटमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी मिल चुकी है ऑलरेडी। लिस्टिंग के बाद ये पहली बार होगा जब कंपनी बोनस देगी यहाँ पर, और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और खबरों की बात करते हैं। यहाँ पे इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं आप देखिए करीब 1.5% चढ़ते हुए 1592 रुपीज़ प्रति शेयर के 52 वीक हाई के लेवल पे पहुंचते हुए दिखे। और आप ये समझिए कि स्टॉक का अपने अब तक के जो सबसे हाई है 1608 रुपये उसके करीब आकर खड़ा हो गया। और ये जो ऊंचाई आप देखें यहाँ पर तो वो 8 जुलाई 2024 में हिट करता हुआ दिखा था, लेकिन एक बार फिर अपने हाई के एकदम करीब यहाँ पे स्टॉक पहुँचता दिखा है। साल दर साल के आधार पर देखें पिछले साल तो आप देखिए RIL ने 29% की बढ़ोतरी दिखाई है, बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 21.35 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। क्यों तेजी आई?
ये भी आपके उनमें सवाल होगा तो आपको बताते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस एआई मैनिफेस्टो का एक ड्राफ्ट पेश किया जिसमें ग्रुप को एक एआई नेटिव डीप टेक एंटरप्राइज में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना बताई गई। साथ ही 6 लाख से ज़्यादा के कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में 10 गुना सुधार और भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर 10 गुना का असर डालने का लक्ष्य लेकर रखा है। यानी कि एआई के ऊपर ताबड़तोड़ फोकस होने वाला है आने वाले दिनों में। रिलायंस ने कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मजबूत गवर्नेंस के सपोर्ट से नतीजों और एंड टू एंड वर्क फ्लो के हिसाब से भी ऑपरेशन को फिर से व्यवस्थित करने का प्लान बनाया और जिसके के चलते स्टॉक में एक रौनक देखने को मिली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और सरकार के फैसले की बात करते हैं जिसके चलते स्टॉक जो है क्रैश हो गया। चाहे आप आईटीसी की बात कीजिए या गोल्डफ्ले फिलिप्स की बात कीजिए, बुरी तरीके से ये स्टॉक जो है उनकी पिटाई होती हुई दिखी। पूरे हफ्ते में आप देखिए आईटीसी 14% तक टूट गया और ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से भी। आप क्योंकि क्या इसका असर होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन गोल्डफ्ले फिलिप्स की भी बात करें तो आप देखिए 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। 5 महीने के निचले स्तर पर आ गए। ऑलरेडी जो स्टॉक है अपने 52 वीक से जो हाई है उससे 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आखिर हुआ क्या वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वित्त मंत्रालय ने जो है वो तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी के ऊपर जो है वो टैक्स का ऐलान कर दिया। यहाँ पे अब 3 तरह के टैक्स लगेंगे। पहला क्या है, साफ तौर पे 40% जीएसटी जो है वो लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, दूसरा टैक्स हो गया, तीसरा नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी जो है वो 3 तरह के टैक्स लगेंगे और जो टैक्स है 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। सिगरेट पर प्रस्तावित जो यहाँ पे उत्पाद शुल्क है यहाँ पर वो 1000 से करोड़ रुपए। अब कई बार जो यहाँ पे निवेशक जो है वो कंसर्न हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे भाई किस लिहाज से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा उसके लिहाज से लगेगा। 1000 सिगरेट की मात्रा के हिसाब से आप देखें तो करीब 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक ये निर्धारित किया गया, जो कि सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के हिसाब से यहाँ पर निर्भर करेगा। 65 mm तक की जो सिगरेट है उसमें न्यूनतम स्लैब में आएगी, जबकि 75 mm से ऊपर की जो सिगरेट है उसमें सबसे अधिक टैक्स लगता हुआ दिखेगा। सितंबर तिमाही में आईटीसी की जो सिगरेट बिजनेस की हिस्सेदारी है वो 48% और सिगरेट बिजनेस से रेवेन्यू जो है वो 6.7% जो है बढ़ता हुआ दिखा था, 8722 करोड़ आता हुआ दिखा था। ऐसे में इस फैसले का असर नेगेटिव हुआ है। हालांकि सरकार ने यहाँ पर रिटेल कीमतों पर ड्यूटी बढ़ोतरी के असर पर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो कंपनी देगी, कंपनी जो है पास ऑन करेगी आगे और उसका असर जो है जो भी धूम्रपान करते हैं उस पर देखने को मिलेगा। अब ऐसे में यहाँ पे आईटीसी के ऊपर नुवामा और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। रेटिंग जो है उन्होंने होल्ड और न्यूट्रल की दी और देखिए आप देखिए यहाँ पर कि नुवामा ने 415 के टारगेट दिए और जेपी मॉर्गन ने 375 के दिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हमारे देश में तो फिर भी टैक्स कम लगता है। जिस तरह के तंबाकू उत्पादन या सिगरेट की बात करें, आप ब्रिटेन में चले जाइए 85% के आसपास का टैक्स लगता है, हमारे देश में तो फिर भी 55% का लगता है। तो इस लिहाज से WHO की गाइडलाइंस हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर हो सकता है कि सरकार आगे आने वाले दिनों में टैक्स बढ़ाती हुई दिखे। तो लंबे समय से सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल के जो मर्जर की जो चर्चा चल रही थी, आखिरकार उसके ऊपर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखा और दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये मर्जर 1 अप्रैल 2026 यानी अगले वित्त वर्ष 2027 से प्रभावी होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और इसका असर ये हुआ कि सफायर फूड्स के शेयरों में दबाव देखने को मिला, टूटते हुए दिखे, वहीं देवयानी इंटरनेशनल के शेयर जो है अच्छी बढ़त दिखाते हुए दिखे। इसका कारण क्या है, देखिए विलय के बाद यहाँ पर जो होगा सफायर फूड्स का जो कारोबार है वो आगे जो है किस हिसाब से एक्सपेंड करेगा, उसका पूरा फायदा कैसे मिलेगा, उस चीज़ों को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सीधा बड़ा फायदा जो तमाम रिपोर्ट्स कहती हुई हैं कि जो है इस बिजनेस से जो मर्जर होता हुआ दिखेगा देवयानी इंटरनेशनल के लिए काफ़ी फायदा हो सकता है। विलय का जो लक्ष्य है वो KFC और पिज़्ज़ा हट के कारोबार को एक ही लिस्टेड कंपनी के तहत चलाने का है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखेगी और आगे बढ़ाने में जो है कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी मदद मिलती हुई दिखेगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये, सौदे के तहत जो एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पर जो कैप्टिव आउटलेट्स हैं उनको बाहर रखा गया है। अब विलय के बाद होगा क्या मर्जर के बाद, देखिए देवयानी इंटरनेशनल के लिए एक सौदा का जो है काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि ओवरलैप जो खत्म होने से रेवेन्यू और साथ ही यहाँ पे जो कॉस्ट होगा उसमें तालमेल बनता हुआ दिखेगा। बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन के कारण ऑपरेटिव लेवरेज में सुधार होगा और मीडियम टर्म में वैल्यूएशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। और विलय के बाद प्रति स्टोर रेवेन्यू जो है और उसकी जो लागत है उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। अब ऐसे में ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं, तो ब्रोकरेज का साफ तौर पे UBS का कहना है कि भाई आने वाले दिनों में 190 के लेवल पे ये जा सकता है। स्टॉक 150 के लेवल पर है। दिव्यानी की बात करी उन्होंने कहा कि इसका जो फायदा है दिव्यानी को ज़्यादा बेहतर होता दिखेगा इस मर्जर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX के शेयरों की बात करते हैं। एक्स स्प्लिट होते हुए दिखे।
शुक्रवार को शेयर करीब 3% चढ़ता हुआ दिखा, लेकिन कई निवेशकों के मोबाइल ऐप पर कीमत अचानक से करीब 80% तक गिरती हुई दिखी और इससे निवेशकों के बीच में घबराहट हुई। लेकिन वास्तविकता क्या थी, सच्चाई क्या थी, ये गिरावट नहीं बल्कि स्टॉक स्प्लिट के टेक्निकल एडजस्टमेंट के साफ तौर पर देखने को मिला। शुक्रवार को एमसीएक्स का जो शेयर है यहाँ पे 2262 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा और उसमें करीब 3% के आसपास की तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद जो निवेशकों के मन में एक कंसर्न हुआ कि भाई ये 80% क्यों टूटा, तो वो मैंने आपके सामने रख दिया यहाँ पे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब एडजस्टेड चीज़ें होती हैं टेक्निकल के हिसाब से, तो वो जो है प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और यही चीज़ होती है। अब एमसीएक्स जो है 1:5 जो स्टॉक है वो स्प्लिट हुआ है, यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपये देखने को मिलेगा। एक शेयर को 5 शेयरों में बांटा जाएगा। नए शेयरों की जो फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है। मतलब अगर आपके पास स्प्लिट से पहले एमसीएक्स का एक शेयर था तो अब आपके पास 5 शेयर होंगे। तो ये जो है वो क्लैरिटी मैंने आपके सामने रख दी है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और सोल्यूशन बनाने वाली कंपनी है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के शेयरों में करीब 15% की तेजी देखने को मिली और आप ये समझिए कि 838 के लेवल पे भी स्टॉक जाता हुआ दिखा। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक को लेकर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो पॉजिटिव रहा है। यहाँ पे क्यों तेजी आई उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी पावर ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसकी सब्सिडरी कंपनी क्वालिटी पावर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने गांधीनगर स्थित विरल कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड में 76% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए यहाँ पे शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विरल कंट्रोल का पेड अप शेयर कैपिटल 32 लाख है और 31 मार्च 2025 तक इसका टर्नओवर करीब 4.19 करोड़ रहा है और इस अधिग्रहण के तहत कुल इक्विटी निवेश करीब 15.20 करोड़ होगा, जो कि पूरी तरीके से प्राइमरी कैपिटल इशू के जरिए किया जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में कंपनी की सभी एसेट, जमीन और फैक्ट्री से जुड़ी लागत शामिल है। अधिग्रहण के बाद विरल कंट्रोल और क्वालिटी पावर की 76% हिस्सेदारी वाली जो स्टेप डाउन सब्सिडरी होगी वो बनती हुई दिखेगी। कारोबार और सेक्टर के इसके हिसाब से क्या मायने होंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी के मुताबिक ये अधिग्रहण क्वालिटी पावर के टेक्नोलॉजी बेस को मजबूत करेगा। इससे हाई करंट पावर कन्वर्जन, यहाँ पे रेक्टिफायर्स और पावर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी में कंपनी की पकड़ बढ़ेगी और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल, रेलवे और डिफेंस के जैसे क्षेत्रों में अवसर खुलते हुए दिखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। यहाँ पर अस्तित्व के संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के शेयरों में इस हफ्ते भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी भारी गिरावट तो कभी शानदार तेजी भी रही है। सबसे पहले सरकार की ओर से लिए गए बड़े फैसलों की बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के FY 18 से पहले के करीब 87,700 करोड़ के AGR बकाए पर 5 साल का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम दिया है। इस रकम का भुगतान जो FY 32 से लेकर वित्त वर्ष 2032 से वित्त वर्ष 2041 के बीच में किया जाएगा। हालांकि बाजार को जिस 50% या फिर उससे ज़्यादा की AGR माफ़ी की उम्मीद थी वैसी राहत मिलती हुई नहीं दिखी, जिसके बाद स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली। शेयर बुरी तरह से टूटते हुए दिखे। अब आप यानी कि समझिए कि ADR ड्यूज जो है वो 87,700 करोड़ के आसपास फ्रीज हो गए। 5 साल का मोरेटोरियम होगा, लेकिन उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगी और आपको एक लंबा समय दे दिया गया। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे? समझने वाली बात यह है कि AGR बकाए को अगर आप अलग भी कर देना तो कंपनी पर करीब 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम से जुड़ा डिफर्ड पेमेंट ऑब्लिगेशन बनता है। और ऐसे में यहाँ पर एक रिपोर्ट भी है, MK की रिपोर्ट। अब उनका साफ तौर पे कहना है कि दूरसंचार विभाग DOT जो है AGR बकाए की दोबारा समीक्षा के लिए नई समिति बनाएगा यहाँ पर। इससे भविष्य में कुछ अतिरिक्त राहत मिलने की संभावना है। तो ये एक चीज़ है जो और भी बहुत सारे यहाँ पे मार्केट में खबरें चल रही हैं कि संभावना हो सकती है कि आने वाले दिनों में DOT की तरफ से कुछ समीक्षा की जाए जो कि बेहतर हो यहाँ पे और एक बड़ी राहत के तौर पर देखने को मिले। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। अब आप ये भी समझिए कि MK का मानना है कि फिलहाल इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कोई साफ तौर पे तत्कालीन या फिर कोई ठोस पॉजिटिव असर नहीं देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी खबर क्या है? कंपनी ने बताया कि उससे वोडाफोन ग्रुप के प्रमोटर्स के साथ संशोधित समझौता किया है, जिसके तहत 2017 में वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेलुलर के मर्जर से जुड़ी देनदारियों के बदले करीब 5,836 करोड़ की रिकवरी होगी। यानी कि कंपनी के पास ये पैसा जाता हुआ दिखेगा, जिसके चलते स्टॉक 8% तक चढ़ गए और ये बड़ी रकम है। ऐसे में जब कंपनी रकम जुटा रही है और इस तरह की रकम आ जाए तो वो पॉजिटिव रहती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से रहती है। सरकार अब तक जो है वोडाफोन आइडिया का सॉल्वेंट यानी कि कर्ज के मामले में आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम सरकार उठा रही है। हम लोग लगा समय समय पर आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी को लंबी अवधि में टिकाऊ बनना है तो स्पेक्ट्रम कर्ज के पुनर्गठन और नए फंडिंग सपोर्ट पर साफ तौर पर तस्वीर जो है वो उस पर क्लैरिटी देनी ही
पड़ेगी। इस हफ्ते गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ शेयर मार्केट पर लिस्ट हो गए और इसके साथ ही आप ये समझिए एसएमई आईपीओ जो है श्याम धानी इंडस्ट्रीज के शेयर भी लिस्ट होते हुए देखिए। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के शेयर की बात करें अगर तो एनएससी पर 120 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ जो कि 5.26% के प्रीमियम दिखाता है। बीएससी पर 120 रुपये 75 पैसे पर लिस्ट हुआ जो कि इशू का कुल 5.21 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल निवेशकों का सब्सक्रिप्शन 19.04 गुना है और साथ ही नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी 5.73 गुना रही है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का जो हिस्सा है 1.06 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है कि गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी की मौजूदगी कई शहरों में है और ये एक इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक फार्मेसी सर्विस के साथ अंडर पेनिट्रेटेड इलाकों में किफ़ायती इलाज पर फोकस कर रही है। इससे कंपनी को बढ़ती हेल्थ केयर डिमांड का सीधा फायदा मिलेगा और ऐसे में आईपीओ लॉन्ग टर्म के निवेश के लिहाज से एक बेहतर विकल्प दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी एटर्नल जोमेटो की शेयरों की बात करते हैं। तेज गिरावट देखने को मिली इस हफ्ते में, हालांकि उसके बाद संभलते हुए दिखे। दरअसल कंपनी के जो क्विक कॉमर्स यूनिट है ब्लिंकिट के सीएफओ विपिन कपूरिया ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद स्टॉक जो है वो टूटते हुए दिखे, एक बेचैनी देखने को मिली और शेयर अपने 5 महीने के निचले स्तर पे जाते हुए दिखे। अब आप ये समझिए कि विपिन कपूरिया जो है अपनी पुरानी कंपनी फ्लिपकार्ट में वापस जा सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। उन्होंने करीब 1 साल ब्लिंकिट के ज्वाइन किया था, 1 साल और 1 साल के बाद यहाँ पर जो है वो अब इस्तीफा देते हुए दिखे हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि कंपनी को बैक टू बैक और भी कई तरीके के झटके लग रहे हैं यहाँ पे। अब हालांकि कंपनी आने वाले दिनों में उनको और भी कई लिस्टेड जो एंटिटीज़ है वो आते हुए दिखेंगे। जेप्टो का भी जो आईपीओ वो आ रहा है, तो मुकाबला जो है वो कड़ा देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे हम लोग बात करते हैं डिफेंस शेयरों की। इसमें एक अच्छी रौनक देखने को मिली। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से यहाँ पर 79,000 करोड़ रुपए के अप्रूवल ऑफ यहाँ पे नेसेसिटी को मंजूरी मिलती हुई दिखी, जिससे चलते डिफेंस शेयरों में एक अच्छी तेज़ी आती हुई दिखी। एक जो विजिबिलिटी है वो बेहतर होती हुई दिख सकती है और मंजूरी की जो प्रमुख यहाँ पे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के अपग्रेड ओवरऑल और साथ ही नई खरीद भी है इसमें शामिल है। पिछले कुछ महीनों में डीएसी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कुल मिलाकर 3.3 लाख करोड़ के अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी को हरी झंडी दी है। इसमें मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर, अनमैन्ड और भी बहुत सारी नेवल प्लेटफॉर्म्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस और भी बहुत सारी चीज़ें जिसका असर जो इसमें शामिल है। अब इसको लेकर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी जो है वो काफ़ी जो स्थिति जो स्टॉक्स के लिहाज से काफ़ी मजबूत स्थिति दिखाती है। विजिबिलिटी बेहतर होगी, लोकलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगी। उन्होंने बीएल के लिए टारगेट 500 रुपये कर दिए, एचएल के लिए 5,800 कर दिए, बीडीएल के लिए 2,000 और जेन टेक्नोलॉजीज के लिए 1,400 के लेवल्स यहाँ पे बताए हैं। भारत की प्राइवेट दिग्गज बैंकों में से एक कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने स्टॉक स्प्लिट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बैंक ने 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 इक्विटी शेयर में बांटने की घोषणा की है। इससे कंपनी की शेयर की संख्या में बढ़ोतरी होगी, साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी बढ़त देखने को मिलेगी। आइए स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट का जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो जानकारी मिलती है, जो फैसला होता हुआ दिखा है, जो करीब 14 जनवरी 2026 को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। बैंक ने अपने शेयरधारकों के शेयर को लेकर 1:5 शेयर में बांटने का ऐलान किया। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरधारकों को 1 शेयर के बदले 5 शेयर दिए जाएंगे। मतलब 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को अब 1 रुपये के फेस वैल्यू शेयर में बदला जाएगा। आईटी कंपनी की बात करते हैं, दिग्गज कंपनी कोफोर्ज की बात करते हैं। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। पूरे हफ्ते शेयर जो है करीब 5 से 6% टूटता हुआ दिखा। गिरावट क्यों आई ये समझ लेते हैं। कंपनी ने अमेरिका की एआई सोल्यूशन कंपनी एनकोरा को $235 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू के आधार पर यहाँ पर जो है खरीदने का निर्णय लिया। कोफोर्ज ने एनकोरा के 100% शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए एडवेंट इंटरनेशनल के साथ यहाँ पे डेफिनेटिव एग्रीमेंट हस्ताक्षर की हैं। एनकोरा का अधिग्रहण जो है एनकोरा होल्ड को यूके और एआई एडिटर्स पेरेंट के साथ शेयर स्वैप के जरिए किया जाएगा। यहाँ पर बाजार को इस डील की वैल्यूएशन पसंद नहीं आई और इसलिए भारी गिरावट देखी गई। ऐसे में मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की सलाह दी है और 2,500 का यहाँ पे लक्ष्य देते हुए दिखे। कंपनी का कहना है कि इस अधिग्रहण के बाद कंपनी वित्त वर्ष 2027 तक एआई के क्षेत्र में इसका बिजनेस लेड जो है वो $2 बिलियन के ऊपर रेवेन्यू जा सकता है, लेकिन वो वैल्यूएशन को लिहाज से जो है डिस्कम्फर्ट मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑटो सेक्टर की जानी मानी कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने जो है यहाँ के स्टॉक में अगर आप बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। शेयर की तेज़ी के साथ
16,999 रुपीज़ के लेवल पर पहुंचता हुआ दिखा। ये तेज़ी इतनी ज़बरदस्त थी कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखा। कंपनी के स्टॉक में ये तेज़ी दिसंबर महीने में पिछले 42 सालों में कंपनी के जरिए अब तक की सबसे अधिक बिक्री के तौर पर दर्ज की गई है। 42 सालों में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन दिसंबर महीने में मारुति सुजुकी के जरिए लिया गया है। और आप ये समझिए कि जो कुल बिक्री का जो हिसाब से देखें तो 2.17 लाख से अधिक जो व्हीकल जो है वो बेचे गए हैं पिछले साल की तुलना में। 32% की बढ़त यहाँ पे दिखाते हैं। एक्सपोर्ट के मोर्चे पे मजबूती देखने को मिली है। और आप ये देखिए कि जो लगातार जो है कंपनी के एक्सपोर्ट के मोर्चे पे भी और घरेलू बाजार में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रही है। और आप ये देखिए अलग अलग प्रकार से भी देखें, आप सेगमेंट के हिसाब से भी देखें तो 92% जो है मारुति सुजुकी के स्मॉल कारों में देखें तो ज़बरदस्त वापसी होती हुई दिखी है। यूटिलिटी व्हीकल के सेगमेंट में भी 32% ये बढ़ता हुआ दिखा। और खासतौर पर FIs जो हैं, आप ये समझिए कि 2025 सितंबर तिमाही में देखें तो ये 15.20% से बढ़कर 15.78% पर आ गए हैं। आखिरी खबर की बात करते हैं हम लोग कोल इंडिया की। यहाँ पर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के लेवल पे जाता दिखा, 5% चढ़ता हुआ दिखा। कंपनी के ई ऑक्शन प्रोसेस से जुड़े बड़े फैसले के बाद ये तेज़ी आती हुई दिखी है। कोल इंडिया ने सिंगल विंडो मोड एग्नोस्टिक जो है यहाँ पे ई ऑक्शन में विदेशी खरीदारों को सीधे हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के कोयला कंज्यूमर जो कि यहाँ पर जो बड़े कंज्यूमर हैं वो भारत से कोयला आयात करना चाहते हैं, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है। घरेलू खरीदारों के साथ सीधे बोली लगा सकेंगे। पहले विदेशी कंज्यूमर को केवल घरेलू कोयला ट्रेडर्स के जरिए ही यहाँ पर जो पहुँच वहाँ तक सीमित थी यहाँ पे, लेकिन विदेशी खरीदारों के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये भी समझ लीजिए। संशोधित ढांचे के तहत विदेशी खरीदारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डिजिटल बिडिंग के जरिए भागीदारी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, नोटिफाइड यहाँ पे लॉजिस्टिक चैनलों के जरिए निर्यात की सुविधा मिलेगी। और आप ये समझिए नेपाल के खरीदार भारतीय रुपयों और अमेरिकी डॉलर दोनों में भुगतान किया जा सकेगा। तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। और सरकार जो है तमाम तरीके की कोशिश कर रही है कि जैसे न जैसे करके आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर ना सिर्फ निर्भरता को कम करें बल्कि जो जिस तरह के खर्चे हो रहे हैं यहाँ पर उसको भी सीमित किया जा सके। तो ये ओवरऑल शो था। हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप चाहते हैं अगर किसी स्टॉक के ऊपर हम लोग चर्चा करें तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।